Hello everyone, welcome to the e-learning platform Learno Sapiens, and today I am going to deal with the topic menstrual cycle under the chapter Human Reproduction for class 12th। menstrual cycle ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्लास 12th बोर्ड्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और नीट में तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बिकॉज इस टॉपिक में कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको यही समझना है कि कौन सा हार्मोन किस जगह काम करता है, कब काम करता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। तो ये सारे हार्मोन्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ अंडर दिस टॉपिक, तो इसमें आपको सिर्फ यही समझना है कि हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, किस ऑर्गन पे, किस पार्ट पे ये इफेक्ट कर रहे हैं और उनका फंक्शन क्या है। एक बार आपने इन हार्मोन्स की फंक्शनिंग समझ ली तो आपने फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझ ली। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कंसेप्ट है वो टोटल हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। आपको मेनली समझना है अबाउट द हार्मोन्स। तो शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की विद द हाइपोथैलेमस। आपने क्लास 11th का एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपने ये पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर, और ये हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी को देता है। फिर पिट्यूटरी उस रिलीजिंग फैक्टर के हिसाब से अपने हार्मोन्स रिलीज करता है और फिर वो हार्मोन्स फिर किसी ऑर्गन पे जाते हैं, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाते हैं और उस एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम का कंसेप्ट है वो ये है कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, वो रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी पे जाएंगे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज करेगा, कोई ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करेगा और वो ट्रॉपिक हार्मोन किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाएगा और तब वो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज करेगा। तो इसी बेसिक कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। जीएन मतलब हो गया गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक है एफएसएचआरएच और दूसरा है एलएचआरएच। एफएसएचआरएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन। और एलएचआरएच का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंडर में आते हैं, एफएसएचआरएच और एलएचआरएच। तो हाइपोथैलेमस ये जीएनआरएच रिलीज करेगा। अब ये जीएनआरएच यानी कि एफएसएचआरएच और एलएचआरएच ये कहाँ जाएंगे? हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं पिट्यूटरी में। तो अब आप देखिए हाइपोथैलेमस से ये जीएनआरएच रिलीज हुए और ये जाएंगे पिट्यूटरी में, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच रिलीज होता है, दोनों एक साथ नहीं रिलीज होंगे, एक एक करके रिलीज होंगे। सबसे पहले एफएसएचआरएच रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये एफएसएचआरएच जाएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? पिट्यूटरी रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन। ये क्या थे? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाले हार्मोन। तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी में कौन कौन होते हैं? एफएसएच और एलएच, ठीक है। अब ये जो एफएसएच है ये किसके इफेक्ट में रिलीज हो रहा है? एफएसएचआरएच। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी क्या बताया कि हाइपोथैलेमस से जो सबसे पहला जीएनआरएच रिलीज होगा वो एफएसएचआरएच होगा, ठीक। अब ये एफएसएचआरएच पिट्यूटरी के पास आया, क्लियर। पिट्यूटरी ने इस एफएसएचआरएच के इफेक्ट में रिलीज क्या किया? एफएसएच, ठीक है। तो अब पिट्यूटरी से रिलीज हुआ एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में समझते हैं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब ये फॉलिकल्स क्या हैं? फॉलिकल्स हैं इमैच्योर सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये ओवरी है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब एंड दैट इज द यूट्रस, ठीक है।
तो यहाँ जो FSH रिलीज हुआ है फ्रॉम द पिट्यूटरी, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ओवरी में पहले से प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स का मतलब हो गया इमैच्योर फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स पहले से प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, जब पिट्यूटरी से FSH रिलीज हुआ तो ये FSH डायरेक्ट ओवरी के अंदर पहुंचेगा। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये FSH आएगा और कहाँ एक्ट करेगा? FSH का काम है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट, कौन सी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा? प्राइमरी फॉलिकल को। और स्टिमुलेट करके ये कर क्या रहा है? स्टिमुलेट करने का मतलब यहाँ पर हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल को या इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करना, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH विल ग्रो इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल FSH के इफेक्ट में, प्राइमरी फॉलिकल FSH के इफेक्ट में ग्रो करेंगी और बन जाएंगी ग्राफियन फॉलिकल। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन जाएंगी अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अब जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस पूरे टाइम पीरियड में जब वो प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो रही थी ग्राफियन फॉलिकल में, ये जो पूरा टाइम पीरियड था जिसमें कि प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो रही थी ग्राफियन फॉलिकल में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जब ग्रो कर रही थी उस वक्त जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती हैं वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करती जाती हैं। ठीक है, पहला हार्मोन यहाँ पर याद रखिए, ओवरी का हार्मोन जो आपने पढ़ रखा है कि फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो यहाँ से रिलीज होना शुरू होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करती जाएंगी और ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ और ये एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो वॉल्स हैं इनकी प्राइमरी थिकनिंग के लिए ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि FSH रिलीज हुआ फ्रॉम द पिट्यूटरी। इस FSH ने प्राइमरी फॉलिकल को ग्रो कराया इनटू मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो बीच में प्रेजेंट है, दिस इज द फीमेल गैमीट ओवा। ये ओवा है। एक्चुअली आपने अगर oogenesis पढ़ा होगा तो oogenesis में आपने ये पढ़ रखा होगा कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो प्रेजेंट होती है फीमेल गैमीट, ये एक्चुअली ओवा नहीं सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte है जो कि यहाँ ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है। और अब जबकि सेकेंडरी oocyte बन चुकी है इस ग्राफियन फॉलिकल में, एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है यहाँ से और वो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करने में लगा हुआ है, तो अब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का ये दूसरा हार्मोन LHRH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन। और ये LHRH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि आप LH रिलीज करो। ठीक है, तो अब पिट्यूटरी से LHRH के इफेक्ट में LH रिलीज होगा। LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, एक्ट करेगा ओवर द ग्राफियन फॉलिकल। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, दिस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का तो आपका आंसर होगा कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो ओवा है एक्चुअली जो सेकेंडरी oocyte है, ये ग्राफियन फॉलिकल से निकल के यहाँ से निकल के देखिए फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। किसके इफेक्ट में आएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करा रहा है? जब FSH ने पूरा ग्राफियन फॉलिकल बना दिया यानी कि फॉलिकल मैच्योर हो गया, उसके अंदर फीमेल गैमीट बनके तैयार हो गया, तो अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस फीमेल गैमीट को ओवरी से निकाल के फैलोपियन ट्यूब में लाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो LH आया, उसने ओव्यूलेशन करा दिया और ओवा यानी कि सेकेंडरी oocyte वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब
ये जो सेकेंडरी oocyte था ये तो आ गया फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के, इनका क्या होगा? ये जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ये कन्वर्ट होंगे इनटू अ मास ऑफ सेल्स नोन एज कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम क्या है? कॉर्पस लूटियम ग्राफियन फॉलिकल के वो बचे हुए सेल्स हैं जो कि ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में बच गए थे। तो कॉर्पस लूटियम बन जाएगा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अब इस कॉर्पस लूटियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये क्वेश्चन क्लास 12 में भी और नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉर्पस लूटियम बना इनसाइड दिस ओवरी, ठीक है। अब ये कॉर्पस लूटियम एक और हार्मोन रिलीज करेगा एंड दिस हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देखिए कहाँ जा रहा है, दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर ऐड कर रहा है। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट कर रहा है और ये एंडोमेट्रियम में क्या करेगा? एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। अब ये एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आया, तो अब ये पॉसिबिलिटी है, 50-50 के चांसेस होते हैं कि ये सेकेंडरी oocyte आगे चल के यहाँ से हो सकता है स्पर्म आए और यहाँ पर कहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बन जाएगा जाइगोट। तो जाइगोट यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा जाइगोट का, तो इस जाइगोट को नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कौन देगा? मदर की बॉडी में यानी कि यूट्रस में जो ब्लड प्रेजेंट है वही तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेकर आएगा। तो ओव्यूलेशन के बाद ये चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है और इम्प्लांटेशन हो सकता है, और अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इस चीज़ की पहले से तैयारी होनी चाहिए। इस चीज़ की पहले से तैयारी कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा कि जब तक ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है, जाइगोट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बन गया तो, ये अगर बन गया तब की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया और इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसकी तैयारी प्रोजेस्टेरॉन पहले से कर लेगा, जल्दी से पहुँच जाएगा और यहाँ पर एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। अब जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा और जो नरिशमेंट है जाइगोट का वो भी अच्छे से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई डाउन हो गई, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, सपोज करिए इसकी सप्लाई कम हो गई, डाउन हो गई, तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट एंडोमेट्रियम से नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सस्टेन कराता है, प्रेगनेंसी को रोके रहता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि जाइगोट जब एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और इसी अटैचमेंट को हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई। तो अब इस प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करा रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेजेंट है तो अबॉर्शन नहीं होगा, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये दोनों टर्म्स पे मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन के बारे में ये पूछा जाता है कि इसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोजेस्टेरॉन चूँकि इम्प्लांटेशन करवाएगा और इम्प्लांटेशन के बाद उस इम्प्लांटेशन को सस्टेन कराएगा, तो ये कह सकते हैं प्रेगनेंसी को सस्टेन करा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी हुआ। अब ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करा रहा है, दैट मीन्स ये अबॉर्शन भी नहीं होने देगा। तो अगर ये अबॉर्शन नहीं होने दे रहा है तो इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम में गया और वहाँ इसने एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया। अब यहाँ तो मैंने आपसे डिस्कस अभी किया था थोड़ी देर पहले कि जो सेकेंडरी oocyte है, अगर मान लीजिए ये ओवा बनेगा और फिर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो क्या होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेकेंडरी oocyte जो है ये ऐसे ही रह जाएगा फीमेल ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर स्पर्म नहीं है तो इसका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो इस प्रोजेस्टेरॉन का काम तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन
कुछ दिन तक तो रिलीज होगा, यानी कॉर्पस लूटियम कुछ दिन तक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, जो सेकंड केस अब बता रहा हूं, पहला केस मैंने बताया था कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अब सेकंड केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा, तब ये जो कॉर्पस लूटियम है इट विल डीजेनरेट, दिस कॉर्पस लूटियम विल डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। अब जैसे ही ये कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट किया इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई तो बंद हो गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कौन सप्लाई कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई कर रहा था कॉर्पस लूटियम। तो जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बंद हो गया और इस कॉर्पस लूटियम ने बनाया डीजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी से लेकर गोनाडोट्रोपिन से लेकर बाकी सारे हार्मोन्स यहाँ पर डिस्कस किए। ये सारे हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसेस के हार्मोन्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और वो हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है और ओवरी में या यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम एक्चुअल मेन टॉपिक पे आएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 4 फेजेस, वो 4 फेजेस क्या होती हैं। एक्चुअली जब मैं अभी आपको ये बता रहा था, पूरा इवेंट बता रहा था, इस पूरे इवेंट्स में मैंने उन 4 फेजेस को डिस्कस किया है, आपको समझाया भी है, लेकिन अब मैं उन चारों फेजेस को अलग अलग हेडिंग वाइज आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस बताए हैं, जितने भी स्टेप्स बताए हैं, वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसेसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में होते हैं। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का क्या मतलब है, मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये जो एंडोमेट्रियम है, द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, इसकी शेडिंग होती है। अब इसकी शेडिंग क्यों होती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे ले जाता हूं। जब मैं आपको प्रोसेसेस बता रहा था, मैंने आपको जब पूरा प्रोसेस समझा रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब क्या होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो मैंने कहा था ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में डीजेनरेट कर जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई वापस हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब जब प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई बैक हो गई, वापस हो गई, प्रोजेस्टेरॉन अब सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में जो ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी, वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में चल रही थी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन वापस हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद हो गया, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जहां पे अब तक ब्लड का फ्लो बहुत तेज चल रहा था, अब ब्लड का फ्लो एकदम से खिंच गया, एकदम से डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब डिक्रीज होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये जो फ्लो है ये वापस नॉर्मल कंडीशन पे आएगा, जो नॉर्मल पहले से था तो अब नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अभी तक तो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो था, एकदम से खिंच गया पीछे जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई डाउन हुई, और फिर से 1-2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, डिपेंड करता है हार्मोन का सिक्रीशन कितना ज़्यादा था, ये ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल आएगा। बट ये जो सिक्रीशन एकदम से ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया, फिर नॉर्मल पे आ गया, इसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये बियर नहीं कर पाती हैं इस चेंज को, और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर कर जाती हैं, और इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के रप्चर करने को हम बोलते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होगी। अब इस एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग शेड हो रही है, तो जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होगी, एंडोमेट्रियम रप्चर होगी, तो डेफिनेटली ब्लड भी रिलीज होगा, यानी कि ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, और इस ब्लड में क्या होगा, इस ब्लड में ये जो सेकेंडरी oocyte है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड ओवा, द अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट, ये भी प्रेजेंट होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसमें एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं, ब्लड होता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। फिर इसमें पूछा जाता है ये जो फेज है ये कितने दिन तक चलता है, तो जनरली ये 3 to 5 डेज या मैक्सिमम ये 7 डेज तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। ठीक है,
अब उसके बाद सेकेंड फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज, और इसका दूसरा नाम भी है प्रोलीफरेटिव फेज, फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलीफरेटिव फेज। अब इसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो गई फर्स्ट फेज में, ठीक। अब क्या होगा, अब फिर से ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, एफएसएच, एलएच, ये पूरा प्रोसेस फिर से चलेगा। तो अब पूरा प्रोसेस चलेगा, यानी शुरुआत से एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। तो अब जो नई साइकिल स्टार्ट हो रही है वो वैसे ही होगी जैसे मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था कि हाइपोथैलेमस से एफएसएच आरएच रिलीज होगा, ये एफएसएच आरएच पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करेगी, और ये एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करवाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। इसीलिए इसको बोलते हैं हम फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इस फेज में फॉलिकल्स जो होती हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इमैच्योर फॉलिकल्स हैं, वो इस फेज में मैच्योर होती हैं और ग्राफियन फॉलिकल बनती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फॉलिक्यूलर फेज का क्या मतलब हुआ, या फॉलिक्यूलर फेज को फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बिकॉज इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल। फिर दूसरा, इसको प्रोलीफरेटिव फेज क्यों कहते हैं। प्रोलीफरेटिव का मतलब होता है कुछ बनना, रिपेयर होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिपेयर क्या हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रही है, ठीक पैरेलल उसी वक्त यहाँ पर यूट्रस में ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अभी शेड हुई है कुछ दिन पहले, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को फिर से रीजनरेट करती है, फिर से प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फिर से रिपेयर है, फिर से प्रिपरेशन है, इसी को हम बोलते हैं प्रोलीफरेशन या प्रोलीफरेटिव फेज। तो प्रोलीफरेटिव फेज इसको इसलिए कहते हैं कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से अपने आप को मेंटेन करती है। क्लियर। और ये जो फेज है फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलीफरेटिव फेज 3 to 5 डेज तो मेंस्ट्रुअल फेज चल गया, उसके बाद 6 डे से यानी 5 डेज तो चल गया, उसके बाद 6 डे से लगभग ये 13th डे तक चलता है। ये जो प्रोलीफरेटिव फेज है या फॉलिक्यूलर फेज है, ये 6 डे से 13 डेज तक ये प्रोलीफरेटिव फेज चलता है। इस प्रोलीफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज में इस टाइम पीरियड के दौरान फॉलिकल इमैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये फिर से मेंटेन हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट फेज जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज नाम से ही लग रहा है, ओवा से रिलेटेड है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको जब यहाँ पर बता रहा था कि जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी तब हाइपोथैलेमस से LHRH रिलीज होगा, ये LHRH पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी से LH रिलीज होगा और ये LH क्या कराएगा, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी एक्चुअली इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये ओव्यूलेशन कौन करा रहा है, LH करा रहा है, और इसी ओव्यूलेशन को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14th डे होती है। तो ये जो ओव्यूलेटरी फेज है एक्चुअली ये कोई बहुत लंबी फेज नहीं है, ये एक इवेंट है, एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें कि ओवा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो ये हो गया ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि यहाँ पर रिलीज ऑफ ओवा होता है फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट फेज है लूटियल फेज। लूटियल फेज आपको नाम से लग रहा होगा कि कुछ सुना सुना है। लूटियल फेज नाम आप टैली करिए, लूटियम, कॉर्पस लूटियम। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे हुए सेल्स हैं ये क्या बनाएंगे, कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कॉर्पस लूटियम का बनना और वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट होना, ये जो पूरा फेज है, यानी कि कॉर्पस लूटियम बनेगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसमें ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा। ये जो पूरा इवेंट है ये आता है लूटियल फेज में, और ये लगभग 14 डे पे तो ये हो गया था, 15 से लेकर 28 डेज तक, यानी लगभग 14 डेज तक ये फेज चलता है लूटियल फेज। और 14 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई वापस बंद हो जाएगी, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई बंद होगी
तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाएगी, यानी कि हम कहाँ वापस आ गए, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज में आ गए। एंड अगेन ऑल दीज फेजेस विल कंटिन्यू। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, FSH, RH, LH जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, फिर ये पिट्यूटरी में जाएगा तो वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे, पहले FSH रिलीज होगा, ये FSH फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा, फॉलिकल मैच्योर हो जाएगी तो वहाँ से LH रिलीज होगा पिट्यूटरी से और वो ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन जब होगा उसके बाद बचे हुए जो सेल्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के कॉर्पस लूटियम बना लेंगे जो कि सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कराएगा, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को मेंटेन करेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दिस कॉर्पस लूटियम विल चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। और यही सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि आपसे क्लास 12 में ही पूछे जाते हैं कि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड कर जाएगी, ब्लीडिंग होगी, अलॉन्ग विद द ब्लड एंडोमेट्रियम के सेल्स रिलीज होंगे और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है वो रिलीज होगा बॉडी के बाहर। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये फिर से एक नई साइकिल की शुरुआत करेंगे, यानी कि फिर से एक नए फॉलिकल्स बनेंगे, और जिस वक्त नए फॉलिकल्स बन रहे होंगे यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होगा, उसी वक्त साथ साथ ये जो यूट्रस है इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को मेंटेन कर रही होंगी। तो फॉलिकल्स का बनना है इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन कर रहा है इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, तो अब यहाँ से ये जो इसके अंदर फीमेल गैमीट है ये रिलीज होगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे पे होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ फौरन क्या बना, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम लूटियल फेज, प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कराएगा, और ये ब्लड सप्लाई कब तक बढ़ी रहेगी, कब तक इसी इंक्रीज फॉर्म में रहेगी, जब तक कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। तो जब तक ये कॉर्पस लूटियम सस्टेन कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा, और 15 to 28 डेज यानी 28 डे के बाद लगभग ये लूटियल फेज 14 डेज चलती है, यानी ये कॉर्पस लूटियम लगभग 14 डेज वेट करेगा, और 14 डेज तक अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो इट विल डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स में डीजेनरेट करेगा अगेन मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल concept of menstrual cycle. In my next lecture, I'll be back with some more conceptual topics on this chapter. So stay tuned. Thank you.